हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज साइंस का सेट नंबर 28 करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। और इसका पीडीएफ जो है, इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है। चलिए आज सेट का पहला प्रश्न को देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न है कि विस्थापन होता है। सबसे पहले देखिए, विस्थापन होता है क्या, इसको समझिए। देखिए, कोई भी चीज़ है उसके बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, ठीक ना। देखिए, जैसे ए है और बी है, यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच जो ये दूरी खिंचा है, ये जो है ये विस्थापन भी है और ये दूरी है इसके अनुसार। लेकिन जब हम इसे ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर ये हो गया दूरी और ये हो गया विस्थापन, ठीक ना। यहाँ पर न्यूनतम दूरी कौन है, ऐसे बीच के बीच ये सीधा वाला लाइन जो कि ये विस्थापन हो गया। अब विस्थापन आप समझ गए। अब देखिए, दूरी जो है, दूरी दूरी जो है जीरो और धनात्मक सिर्फ दो ही होता है। और विस्थापन जो है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। विस्थापन जो है तीनों होता है, ठीक ना। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि विस्थापन होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। तो विस्थापन क्या होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि ए डॉट बी नहीं, ए डॉट नहीं होगा, यहाँ एक क्रॉस कर लीजिएगा। ए क्रॉस बी बराबर √3a.b हो तो एक ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। देखिए, ये सदिश और अदिश का प्रश्न है, ठीक ना। इसमें देखिए ए क्रॉस बी बराबर और ए डॉट बी बराबर क्या होता है, इसको सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक ना। देखिए, एक ए क्रॉस बी बराबर होता है, आपको ए क्रॉस बी बराबर एक फार्मूला होता है, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ठीक। और फिर एक होता है ए डॉट बी, ए डॉट बी बराबर होता है आपको ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए, इस पर अब हम सॉल्व करते हैं कि हमको दिया हुआ है ए क्रॉस बी बराबर √3a.b। अब देखिए, ए क्रॉस बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, ये हम रखेंगे ए बी साइन थीटा इक्वल टू √3 इंटू है ए डॉट बी की जगह ए बी कॉस थीटा हम रख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ देखिए ए बी कट जाएगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटा, इधर कॉस थीटा नीचे आएगा, इधर बटा में चला आएगा, कॉस थीटा बराबर √3। अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर, इसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर √3। अब देखिए √3 जो है टेन थीटा के किसके मान के लिए होता है, तो √3 जो है टेन 60 के वैल्यू होता है। तो यहाँ थीटा का मान कितना हो गया, तो यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री हो गया। देखिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक समान वेग में त्वरण क्या होता है। देखिए, एक समान वेग में त्वरण क्या होता है हमेशा। देखिए, जब एक समान वेग कब होगा, जब जो है हम त्वरण उसमें नहीं देंगे, मतलब त्वरण जो है एक समान होगा, यानी त्वरण उसमें शून्य होगा। जैसे देखिए, एक समान वेग हम कहते हैं किसको है, तो उससे पहले ए स्थान है और बी स्थान है, ठीक। इस पर यहाँ से यहाँ जाने के लिए माना कि एक सेकेंड में ये 10 किलोमीटर गया है ए से बी के बीच में, और पुनः ये बी से सी में जाने के लिए एक सेकेंड में ही यह 10 किलोमीटर गया है। मानी क्या है, एक समान वेग है, यानी यहाँ ए से बी के भी बीच और बी और सी के बीच, यानी समान दूरी के लिए समान समय, मतलब समान समय में जो है समान दूरी तय करेगा, वो क्या हो गया, एक समान वेग हो गया। मतलब यहाँ भी 10 किलोमीटर ही एक सेकंड में तय किया है और यहाँ भी 10 किलोमीटर ही एक सेकंड में, ये हो गया एक समान वेग। इसका मतलब क्या है कि उस पर त्वरण नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, त्वरण इस पर शून्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है। देखिए, एक आप कंटेनर ले लीजिएगा, ठीक ना, एक कंटेनर लीजिए, इसमें जो है शुद्ध पानी को रख देते हैं और इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना ये खौलने लगेगा, यानी कि इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन जब अशुद्ध पानी होता है, यानी अशुद्ध पानी हम किसे कहते हैं, जैसे हो गया नाला का पानी हो गया, उसे कीचड़ उचड़ मिला होता है, नमक उसमें मिला दिया जाता है, तो वो अशुद्ध पानी हो गया। अब देखिए, अशुद्ध पानी को जब हम हीट करेंगे तो इससे क्या होगा, नीचे से जब हम इसमें हीट देंगे तो ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस के
अधिक के तापमान पर गर्म होगा, ठीक है। ये अधिक के तापमान पर खोलेगा, यानी कि उसका क्वथनांक क्या हो गया, 100 डिग्री से अधिक होगा। अब इस ये कितना होगा, ये एग्जैक्ट ये जो है इसकी अशुद्धता पर निर्भर करता है कि इसमें कितना अशुद्धि मिलाया गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है क्वथनांक क्या होगा, 100 डिग्री से अधिक होगा। अब कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसमें अशुद्धता कितना मिलाया गया है इस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है 100 डिग्री से, ये तो नहीं होगा। 101 डिग्री, ये तो 100 से ऊपर है, लेकिन ये निश्चित मान तो हम कह नहीं सकते हैं कि इसमें क्या अशुद्धि मिलाया गया है, तो ये भी नहीं होगा। सी है 10 डिग्री सेल्सियस, ये भी नहीं होगा। लेकिन इसमें डी है दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। अब इसमें जो जैसा रहेगा, जैसा अशुद्धि मिलाया जाएगा उस हिसाब से इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन है। देखिए प्रतिक्रियाशीलता का क्रम हम याद करते हैं धातु का। देखिए धातु में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कैल्शियम होता है, उससे कम होता है सोडियम, और उससे भी कम पोटेशियम होता है। ये तीन याद रख लेते हैं, इसमें से लगभग क्वेश्चन बन ही जाता है। तो देखिए अब इसमें देखते हैं सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील इसमें कौन होगा, ये कैल्शियम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि परवल अम्ल के विलयन में डैश होते हैं। मतलब देखिए एक देखिए आप अम्ल देखते होंगे, अम्ल एक होता है अम्ल। अम्ल क्या होता है कि जो H+ आयन देगा, जो H+ आयन देगा वो अम्ल हो जाएगा। और क्षार क्या होता है, क्षार जो है जो OH- आयन देगा वो क्षार हो जाएगा। आप देखिए परवल अम्ल और परवल क्षार को समझते हैं। देखिए परवल अम्ल, परवल अम्ल, परवल अम्ल किसे कहेंगे, जो कि ज़्यादा H+ आयन देगा, जो H+ आयन ज़्यादा देगा वो हो गया परवल अम्ल। और एक होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ये भी H+ आयन देगा लेकिन ये H+ आयन कम देगा, ये हो गया दुर्बल अम्ल। अब देखिए अब होगा परवल क्षार। परवल क्षार हम किसे कहेंगे, जो OH- देगा लेकिन ये ज़्यादा देगा, यानी ज़्यादा देगा OH-, तो ये हो जाएगा आपको परवल क्षार हो जाएगा। अब देखिए दुर्बल क्षार को देखते हैं। दुर्बल क्षार भी OH- तो देगा लेकिन ये कम मात्रा में देगा, दुर्बल क्षार OH-, ठीक ना। अब देखिए ये सब क्या हो गया, OH- आयन दे रहा है, ये अम्ल क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। दुर्बल अम्ल क्या दे रहा है, H+ आयन कम दे रहा है। तो देखिए आप क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि परवल अम्ल के विलयन में डैश होते हैं। परवल अम्ल है यानी कि ज़्यादा H+ आयन देगा। इसमें क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए है अणु और आयन दोनों, नहीं H+ जो है उसे हम आयन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि ज़्यादातर आयन होगा। चलिए इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि क्षार जो है सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डैश में बदल देता है। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सार्वत्रिक सूचकांक को हम समझते हैं। सार्वत्रिक सूचकांक को होता क्या है, देखिए सार्वत्रिक सूचकांक जो होता है ये अम्लता तथा क्षारीय को बताता है या पहचान करता है। देखिए अम्लता, इसे लिटमस पत्र भी हम कह सकते हैं, लिटमस पत्र भी एक तरह का सार्वत्रिक सूचकांक ही है। अब देखिए जब एसिड जो है, एसिड को जो है लिटमस पत्र पर डाला जाता है तो ये ब्लू टू रेड बना देता है, ठीक ना। यानी इसके लिए एक ट्रिक आप याद कर लीजिए, ABR, एसिड के लिए ABR, यानी एसिड जो है जब लिटमस पत्र पर जाएगा तो ये ब्लू टू रेड कर देगा, ठीक। और बेस के लिए भी एक ट्रिक है BRB, ठीक। ये बेस जो है ये रेड टू ब्लू कर देगा, यानी बी से हो गया बेस, बेस जो है ये रेड टू ब्लू कर देगा, ठीक। तो ये हो गया एसिड और बेस का जो लिटमस पत्र पर डालेगा तो ये कैसा रंग बदलेगा, इसका एक ट्रिक हो गया, इसको याद रख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्षार जो है, क्षार यानी कि बेस सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डैश में बदलता है, यानी लिटमस के रंग को किसमें बदलता है, क्षार। क्षार यानी बेस जो है रेड टू ब्लू कर देता है, यानी कि नीला में बदल दिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि NaCl एक लवण है जो बनता है। देखिए NaCl बनता कैसे, NaCl क्या है, एक साधारण लवण है, इसे हम साधारण लवण कहते हैं। ये उदासीनीय विकिरण अभिक्रिया द्वारा बनता है। देखिए ये बनता है HCl प्लस NaOH। जब ये बनता है, इसका प्रोडक्ट होता है आपको NaCl, जो कि नमक हो गया यानी साधारण नमक, प्लस H2O इसका प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ देखिए ये HCl और NaOH ये क्या है, दोनों परवल अम्ल, ये परवल अम्ल है। HCl क्या है, ये है परवल अम्ल, ये हो गया आपको परवल क्षार। इसका मतलब क्या हुआ कि परवल अम्ल और परवल क्षार मिल करके क्या बनाया है, साधारण नमक यानी कि NaCl बनाया है, ठीक ना। यानी आप देखिए परवल अम्ल को ही हम तीव्र अम्ल कह सकते हैं और परवल क्षार को भी हम तीव्र क्षार कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं
कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है तीव्र अम्ल और मंद क्षार, नहीं तीव्र अम्ल और मंद क्षार तो नहीं मिला हुआ है। ऑप्शन बी दिया हुआ है कि मंद अम्ल और मंद क्षार, ये भी नहीं होगा ऑप्शन सही। अब देखिए ऑप्शन सी है कि तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार। देखिए तीव्र अम्ल यानी परवल अम्ल और परवल क्षार मिलकर क्या बनाया है, NaCl बनाया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से मिलकर के NaCl बनता है। ठीक, अब देखिए इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन को हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि खाने का नमक NaCl किसका बना होता है। अभी तुरंत देखे हैं कि NaCl बनता है HCl प्लस NaOH का। NaOH जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है, NaCl में NaCl प्लस का H2O बनता है। ठीक, ये क्या बना, ये परवल अम्ल और परवल क्षार को मिलकर बना, यानी कि एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार को मिलकर बनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। देखिए इसमें सिर्फ ऑप्शन का गेम कर दिया है, ऑप्शन ही सिर्फ बदल दिया है, तीव्र नहीं दिया, तीव्र की जगह पर यह मजबूत दे दिया है। चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए उसी क्वेश्चन पर यह भी प्रश्न है। देखिए NaCl जो है आपको NaCl सॉरी, देखिए जब HCl जो है HCl जो अभिक्रिया करता है NaOH से, ठीक तो ये हमें बना देता है क्या, ये बनाता है NaCl यानी साधारण नमक प्लस का H2O। अब देखिए हमको कहा गया क्वेश्चन कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH डैश के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये HCl के साथ अभिक्रिया किया यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। गैस का पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। किसका पीएच मान जो हम पीएच कागज यानी कि लिटमस पत्र पर पता नहीं लगा सकते हैं। देखिए एक इसमें आप नोट लिख लीजिएगा, एक नोट लिख लीजिएगा कि लिटमस पत्र जो है, लिटमस पत्र अपना रंग तभी बदलेगा जब उस पर जो है, उस पर जो द्रव विलयन डाला जाता है यानी द्रवीय विलयन डाला जाता है। ठोस विलयन से जो है लिटमस पत्र अपना रंग नहीं बदलता है, ठीक है ना, ठोस विलयन से लिटमस पत्र अपना रंग नहीं बदलता है, उस पर जब द्रव विलयन डालेंगे तभी वो अपना रंग बदलेगा, ठीक है ना। ये इसको नोट में लिख लीजिए। अब देखिए इसके अनुसार हम देखते हैं ऑप्शन ए दिया स्याही, ये द्रव्य विलयन है, हाँ ये बदल देगा। बी है पानी, ये भी, इससे भी हम लिटमस पत्र का मतलब उसका पीएच मान पानी का पता लगा सकते हैं लिटमस पत्र के द्वारा, जूस का भी पता लगता है। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ठोस जो होगा उससे लिटमस पत्र पर उसका पीएच का मान पता हम नहीं लगा सकते हैं। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश ऑक्साइडों अम्लों के साथ साथ क्षारकों के साथ भी अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। देखिए एक ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड जो है एसिड के साथ साथ जो है ये बेस के साथ भी अभिक्रिया करता है, ठीक ना। अब देखिए कुछ कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड का आपको नाम याद रखना है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले देखिए अल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3, Al2O3। अब देखिए जिंक का ऑक्साइड होता है ZnO, और पीबी का ऑक्साइड होता है PbO2। ये तीनों क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसको याद रख लेना है। ये बार बार जो है ये तीनों ऑप्शन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखिए अभी तुरंत हम दिए थे उदाहरण इसका कि कौन सा उभयधर्मी हो जाएगा, तो उभयधर्मी देखिए कौन कौन है, Al2O3 यानी एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया ये, और देखिए PbO2 ये हो गया पीबी का ऑक्साइड, और देखिए हो गया ZnO2 ZnO ये हो गया आपको जिंक का ऑक्साइड हो गया। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है Al2O3 बनाता है, जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब एक पॉइंट और यहाँ याद कर लीजिए कि जितने भी धातु है वो धातु जितना भी होता है धातु, उसका ऑक्साइड उसका जो है ऑक्साइड क्या होता है, उसका ऑक्साइड क्षारीय होता है, ठीक ना। जितना भी धातु है उसका ऑक्साइड क्षारीय होता है, और जितना भी अधातु है उसका ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक। इसको याद रखना है, ठीक ना। इसको याद रखने के लिए एक पॉइंट हम आपको बताते हैं। देखिए अधातु जो है, अधातु का आगे अ लगा हुआ है, ठीक, और अम्लीय का आगे भी अ लगा हुआ है, तो क्या हो गया, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम के टाइम ये वाला जो अधातु क्षारीय में घुस जाता है और क्षारीय अधातु इसमें होता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तांबा का प्रतिरोधकता कितना होता है। देखिए तांबा का प्रतिरोधकता जो होता है वो होता है 1.69 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है
कि यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट की प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए सर्किट है, सर्किट के लिए ये किस लो हो जाएगा, इसे V बराबर आई आर फॉर्मूला पर इसको हम बैठाते हैं। देखिए V बराबर आई आर होता है, यहाँ हमसे आई के बारे में पूछा है तो आई बराबर क्या हो जाएगा V बाई आर। अब देखिए क्या कहा है कि इसके प्रतिरोध को दुगुना किया जाए। देखिए प्रतिरोध को दुगुना कर देते हैं, मतलब नया आई, मतलब आई डैश हम इसको कह सकते हैं। आई डैश बराबर क्या हो जाएगा V/2R, यानी कि आई डैश बराबर हो गया आपको 1/2 आई हो गया। कितना हो गया, उसका आधा हो गया। कितना हो गया, उसका आधा हो गया, जो कि आधा हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि आधी बढ़ जाएगी, बी कह रहा है कि आधी घट जाएगी, सी कह जाए कि स्थिर रह जाएगी, डी कहा है कि शून्य हो जाएगी। देखिए यहाँ हम तो पढ़े हैं कि आधा हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन देखिए घुमा दिया है। देखिए ऑप्शन में क्या हुआ है, जैसे पहले आई था अब I/2 हो गया है, तो क्या हो गया, ये आधा घट गया है ना, तो ये होगा उसका, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में भी, आधा घट जाएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ होता है। देखिए एक चालक पदार्थ होता है कि जो कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो वो चालक पदार्थ हो गया, ठीक है ना। लेकिन जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेजी से हो वो अधिचालिक पदार्थ हो गया। मतलब विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेजी से कब होगा, जबकि उसमें कोई प्रतिरोध नहीं होगा, यानी कि उसमें प्रतिरोध की मान बहुत ही कम होगा। यानी सबसे कम प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो वो होगा शून्य हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध का मान शून्य होगा तो वो अतिचालक पदार्थ कहलाता है। जो कि ये प्रकृति में ऐसे तो ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इसे लिया जाता है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। देखिए जितना भी ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित नियम है सब जूल के नियम पर प्रभावित होता है। ठीक है, जूल के नियम पर होता है विद्युत, जो कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर संबंधित है। लेकिन इसमें देखिए एक एक्सेप्शन है कि माइक्रोवेव ओवन जो है, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है ना, इसमें जो ऊष्मा निकलता है लेकिन ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। उत्सर्जन का अंश में से कौन सा नहीं है। देखिए गुर्दा यानी किडनी, ये तो उत्सर्जन तंत्र का अंग है ही। देखिए मूत्रवाहिनी भी है उत्सर्जन तंत्र, क्योंकि इसके द्वारा मूत्र बाहर निकलता है। डी देखिए मूत्रमार्ग, ये भी उत्सर्जन का अंग का है, क्योंकि इससे मूत्र बाहर इससे भी निकलता है। देखिए गर्भाशय उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, ये प्रजनन तंत्र का भाग है। ठीक है, इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर डी, सी गर्भाशय। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी के निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। ठीक ना, अब देखिए कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है, ये होता है आपको गुर्दे में पथरी जो बनता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक ना, गुर्दे में पथरी कब बनता है, जो ज़्यादा एस्टिक भोजन जब हम करते हैं तो गुर्दे में पथरी बनता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें कि सभी तत्व गैस है। ठीक ना, बस पहले देखिए आप समूह और आवर्त को समझिए। समूह और आवर्त होता क्या है, देखिए ये एक आवर्त सारणी है। ठीक ना, आवर्त सारणी में जो है क्षैतिज लाइन होता है, क्षैतिज लाइन, इसको हम आवर्त कहते हैं, तथा जो लंबवत लाइन होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक, अब देखिए प्रश्न क्या कहा है कि आधुनिक सारणी में समूह का नाम बताइए। इसे समूह या वर्ग भी कहते हैं, वर्ग को ही हम समूह कहते हैं। ठीक है, नाम बताइए जिसमें कि सभी तत्व गैस हैं। देखिए जितना भी ये होता है अक्रिय गैस, यानी कि जो कि 18वां वर्ग का तत्व है, यहाँ पर लास्ट में रहता है 18वां वर्ग का तत्व, इसे ही हम जो है 8A भी कहते हैं। ठीक ना, इसे भी 8A ही कहते हैं। ठीक, अब देखिए अक्रिय गैस जितना होता है इसमें देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जितना भी है अक्रिय गैस 8 गो होता है अक्रिय गैस, सभी क्या है, गैस ही है, जो कि 18वां समूह में पाया जाता है, जिसे ही हम 8A भी कहते हैं। ठीक ना, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समूह 18, जिसे कि 8A भी कहा जाता है। ठीक ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समूह 18। ठीक, चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, और इसका अगर PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।